हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ा था और अच्छे से समझा था भी। तो आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, समझ भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं पार्ट 2 में क्या क्या दे रखा है। लोक कथा को सुनाना। लोक कथा को सुनाना, तो देखते हैं। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे, मतलब सुनने वाले को मजा आए। इसमें कहानी सुनने वाले को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या दे रखा है हमें। कथा सुनाना, तो ये हमें दे रखा है, तो हमें इसे एकदम से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्वर में उतार चढ़ाव। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, भावनाओं की अभिव्यक्ति। इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति बताई गई। इसमें स्वर में उतार चढ़ाव, स्वर में कैसे उतार चढ़ाव होते हैं वो बताया गया है। लोक कथा को सुनाने का मतलब सुझाव दे रखे हैं कि हमें लोक कथा कैसे सुनानी चाहिए। तो हमें लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से बताया गया है कि स्वर में उतार चढ़ाव, अगर स्वर में उतार चढ़ाव हो गया तो एकदम जो हमारा स्वर होता है वो बिगड़ जाता है नहीं। अब है भावनाओं की अभिव्यक्ति, तो देखते हैं। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाएं, ठीक है। फिर लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर। लोक कथा के जो पात्र वगैरह होते हैं उनके लिए अलग अलग स्वर कैसे होते हैं, तो देखते हैं। जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हो तो हर पात्र के लिए अलग स्वर, ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा आदि का उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। जैसे कि अगर अलग अलग पात्र होते हैं तो उनके लिए, किसी के लिए ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा ऐसे स्वर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोक कथा एकदम अलग ही दिखती है, पात्रों के नाम भी एकदम अलग पहचान में आ जाते हैं। हाथों और शरीर का उपयोग। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। जब हम लोग हास्य का प्रयोग, जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें, ठीक है। फिर है विवरणात्मक भाषा का प्रयोग। विवरणात्मक भाषा का प्रयोग लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। फिर रोचक मोड़। एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे, क्या आप जानना चाहते हैं कि
आगे क्या हुआ, इस तरह से रहने दें उत्सुकता। मतलब फिर इससे क्या होगा कि व्यक्ति हैं तो वो जानेंगे कि आगे क्या होगा, क्या क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। इसलिए इसमें बताया कि एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें, इसलिए क्योंकि उससे व्यक्ति के अंदर वो हो जाती है कि इसमें अब क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, इसलिए बोला है कि थोड़ा रुक जाएं या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। उत्सुकता मतलब जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, ऐसे इसी तरह से उत्सुकता होने दें। ठीक है। संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना। पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे। ठीक है, इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे। कहता था कि हमें लोक कथा को कैसे सुनाते हैं, कैसे सुनाना चाहिए, तो इसमें सारे मुद्राएं वगैरह मतलब जो भी है वो दे रखी हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और समझ भी लेना। अब है कारक। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों, जवाब दिया। यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया, यहाँ पर क्या था, भाइयों जवाब दिया, तो यहाँ पे अटपटा सा लग रहा था, कुछ तो मिसिंग था। अब नीचे चेंज करके दे दिया है, भाइयों ने जवाब दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ने। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया। बिल्कुल सही पहचान आपने दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया। दूसरे वाक्य में क्या था, ने शब्द और भाइयों और जवाब दिया, ये शब्द जोड़ दिया, के बीच संबंध को जोड़ रहा है। तो इसमें क्या है, इन सब के बीच संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है, हमने तो तुम्हारे ऊंट। यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो इनमें से, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। तो मैंने पहचान लिया, अब आप भी ऐसे ही पहचान सकते हो। जैसे कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा या पढ़ा होगा ना, तो आप अच्छे से पहचान सकते हो कि यहाँ पे क्या आया होगा। तो हमने तो तुम्हारे ऊंट को, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है। अब दूसरा है, मैं अपने रेवड़ों पहाड़ों डैश लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे डैश साथ एक बड़े से ऊंट डैश मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं अपने रेवड़ों को, तो यहाँ पे क्या आएगा, को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। तो यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप ऐसे एकदम मतलब एक एक करके लगा के देखना कि यहाँ पे क्या आएगा, मैं अपने रेवड़ों पर पहाड़ों के लिए, तो ये एकदम बेकार से लग रहा है, पर पहाड़ों के लिए, तो एकदम ये सही नहीं है ना। तो इसलिए मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। थर्ड है, राजा ने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ने। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में, मैं इसलिए इतनी जल्दी बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये चैप्टर पूरे से पढ़ा है और अच्छे से समझा है। अगर आप भी इस चैप्टर को पूरे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आप इनके जवाब खुद दे सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कारक आएगा। ठीक है। राजा ने उसी समय में अपने मंत्री को बुलाया और
उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ठीक है। फोर्थ है, यह सुनकर राजा ने बेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। ठीक है, तो ये हो गए पूरे। इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सूचना पत्र। कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊंट खो गया है। आप अपने ऊंट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। जैसे कि मान लो आपका ऊंट खो गया है, ठीक है नहीं, तो आपको एक सूचना पत्र कागज पर लिखना है और पूरे शहर में जगह जगह पर चिपकाना है। तो आप क्या लिखेंगे उसमें, तो देखते हैं उत्तर। मेरा ऊंट रास्ते में खो गया है। वह एक आंख से अंधा है। वह दांत टूटा हुआ है और लंगड़ा कर चलता है। ऊंट पर भारी बोझ भी था। जिसने भी उसे देखा हो कृपया बताए, इनाम दिया जाएगा। संपर्क करे, अपना नाम पता। तो मैं इस तरह से सूचना पत्र लिखती। अगर मेरा ऊंट खो जाता तो मैं क्या करती, इस तरह से सूचना पत्र लिखती। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या लिखते, अगर आपका ऊंट खो जाता तो आप क्या लिखते सूचना पत्र में, तो आपको यहाँ पर लिखना है नहीं। अब है पाठ से आगे आपकी बात। फर्स्ट, लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, मैंने भी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग एक बार तब दिया था जब घर में अचानक पानी का पाइप लीक हो गया था। सब लोग सोच रहे थे कि पाइप फट गया है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि केवल नट ढीला था। मैंने उसे कसकर समस्या हल कर दी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हुई। तो इससे क्या हुआ, मतलब सब बोल रहे थे कि पाइप टूट गया है, लेकिन उसने अपनी पैनी दृष्टि से देखा कि उस पानी का पाइप नहीं टूटा है, बस नट ढीला हो गया, तो उसने उसे कसकर उस समस्या का हल दे दिया। इससे उसका समय भी बचा और पैसे भी बचे। तो इसी तरह सेकंड, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो देखते हैं। जब से मैंने चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, मुझे छोटी छोटी गलतियां जल्दी नजर आने लगी। पढ़ाई में भी मैंने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा तो कम गलतियां हुई। इसके अलावा मैं लोगों की भावनाओं को भी जल्दी समझने लगा हूँ, जिससे रिश्ते मजबूत हुए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयां आई, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है किन किन कठिनाई का हम सामना करते हैं। उत्तर, अपने दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। फर्स्ट, समय की कमी। सेकंड, परीक्षा के समय तनाव होना। थर्ड, आत्मसंयम की कमी। फोर्थ, कोई विषय या सवाल समझ में ना आना। ठीक है, तो इस तरह की कठिनाइयां हमें होती हैं।
फोर्थ क्वेश्चन, भाइयों ने बिना देखे ही ऊंट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो बताइए। तो देखते हैं उत्तर। हाँ, कई बार मैंने बिना किसी चीज को देखे भी सही निर्णय लिया है। एक बार बारिश होने वाली थी। आसमान में बादल देखकर मैंने छाता ले लिया, जबकि औरों ने नहीं लिया था। बाद में बारिश आ गई और मैं भीगने से बच गया। फिफ्थ क्वेश्चन, जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेश होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? तो हमें वो बताना है, ठीक है। हाँ, एक बार स्कूल में किसी ने मुझ पर अपनी किताब खो जाने का आरोप लगाया। मैं गुस्सा नहीं हुआ और शांति से अपनी बात समझाई। बाद में किताब किसी और के बैग में मिली। शांत रहने से बात जल्दी समझ जाती है। अगर हम जितना शांत रहेंगे उतनी ही शांत रहने से बात जल्दी समझ जाती है। अगर हम जितनी लड़ाई करेंगे तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच समझ या किसी विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकने वाला हो? तो देखते हैं इसको उत्तर। मेरे एक दोस्त ने बिना किसी की मदद के एक टूटी हुई साइकिल को ठीक कर दिया था। मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों को सही किया जा सकता है। आज भी कभी कभी मैं छोटी मोटी मरम्मत खुद कर लेता हूँ, ठीक है। सेवेंथ, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? तो आप देंगे तो बताना है। उत्तर, मेरे दादाजी ने मुझे सलाह दी थी कि समय और सदुपयोग करो, क्योंकि समय कभी लौटकर नहीं आता है। इस सलाह ने मुझे हमेशा पढ़ाई और अन्य कामों के लिए समय प्रबंध सिखाया है। मैं भी दूसरों को यही सलाह दूंगा कि समय को व्यर्थ ना गवाए, ठीक है। समय हम जितना बचाएंगे उतना हमारे लिए सही है। हम बिन फालतू के या किसी चीज में अपना समय ना गवाएं। 8, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा है कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? तो देखते हैं। हाँ, एक बार मैंने गलती से घर पर एक सामान तोड़ दिया था। मैंने डरने के बजाय सच बता दिया। शुरुआत में डांट पड़ी, लेकिन बाद में सबने मेरी ईमानदारी की सराहना की। मेरी सच्चाई ने मुझे घर वालों के भरोसे की ओर करीब ला दिया। जितना हम सच बोलेंगे उतना ही ठीक रहेगा। ना बोलते हैं ना, वो सच कभी ना कभी सामने आ जाता है, तो इसलिए हमें एकदम सच्चाई बोलनी चाहिए, ठीक है।
अब है ध्यान से देखना, सुनना और अनुभव करना। ठीक है, तो बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, और ये एक एक्टिविटी दे रखी है, तो ये हमें बताया गया है। ठीक है, इस लोक कथा में तीनों भाई आपस की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते सुनते और अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है? 5 होती हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, यहाँ पे सुनकर और सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। तो देखते हैं कौन सा खेल है। का हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर खेल। हाँ या ना में हमें जवाब देना है। ठीक है, चरण स्पष्ट, कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा। कक्षा के भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। सेकंड, विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख लेगा, लेकिन ध्यान रहे वह कागज पर लिखे नाम को किसी को ना दिखाए। ठीक है। थर्ड, अन्य विद्यार्थी बारी बारी से उस वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेगा, एक एक बार, मतलब बारी बारी से। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, क्या इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है? हाँ या ना में जवाब देना आपको। क्या यह खाने पीने की चीज है? क्या यह लकड़ी से बनी है? क्या यह बिजली से जलती है? तो आपको इसमें हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है। फिफ्थ, सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रश्न पूछने होंगे ताकि वे उस वस्तु का नाम पता कर सकें। 6, यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी वस्तु का सही अनुमान लगा लेते हैं तो वे जीत जाएंगे। 7, अब दूसरे विद्यार्थी को बाहर भेजकर गतिविधि दोहराएंगे। आगे देखते हैं। और 8, गतिविधि के अंतर में सभी मिलकर इस खेल से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करें। खा, गतिविधि स्पर्श, गंध और स्वाद से पहचानना। फर्स्ट, एक थैली या डिब्बे में सावधानी पूर्वक एवं सुरक्षित विभिन्न वस्तुएं जैसे फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रखें एक थैली या डिब्बे में। ठीक है, ये सब रखना है आपको। सेकंड, विद्यार्थियों को आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श, गंध या स्वाद का उपयोग करके वस्तु की पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना होगा। आंख पे पट्टी बांध देंगे, फिर उसको मतलब वस्तु को छूकर या सूंघकर या स्वाद मतलब खाकर ही उस वस्तु का मतलब जो भी चीज होगी उसका नाम बताना होगा उसको। ठीक है। थर्ड, बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधें। फोर्थ, उसे डिब्बे से एक वस्तु दी जाए, विद्यार्थी उसे छूकर, सूंघकर, चखकर पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिफ्थ, सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने उस वस्तु को कैसे पहचाना। 6, एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। ठीक है। 7, अंत में सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें कि किस वस्तु को पहचानना आसान या कठिन लगा।
के साथ एक्टिविटी करनी है आपको। इसमें जितने भी ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप इन क्वेश्चन को एक एक करके फॉलो करना, आंख पर पट्टी बांधना और फिर खाका या स्वाद वगैरह, तो इसे पहचानना है। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन खुद ही करना है। अब है आज की पहेली। आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने कुछ पहेलियां वस्तु हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। ठीक है, फर्स्ट, कौन है यह प्राणी? फर्स्ट, इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। सेकंड, इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। थर्ड, यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। फोर्थ, इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी लंबी पूंछ होती है और पेड़ों की शाखाओं के चारों लिपटी हुई रहती है। और सेकंड, हमें यह बताना है कि इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव जैसा होता है जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। थर्ड, यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। फोर्थ, इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती है। तो ऐसा कौन सा प्राणी है तो हमें बताना है। तो ये कौन सा प्राणी है? गिरगिट। क्या है इसका आंसर? गिरगिट। गिरगिट है ऐसा प्राणी। ठीक है, अब सेकंड पहेली देखते हैं। सेकंड, रंगीन डिब्बे। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। एक मेज है, उस पर रंगीन डिब्बे हैं, वो बराबर बराबर तरीके से रखे हुए हैं, लाल, हरा, नीला और पीला, ये तीनों बराबर रखे हुए हैं। ठीक है, बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि पीला डिब्बा है उसके बराबर में कौन सा डिब्बा है तो वो हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। ये मान लीजिए ये है लाल डिब्बा। ठीक है, कौन सा डिब्बा है? ये है लाल डिब्बा। ठीक है, तो लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो ये कौन सा है? नीला। ठीक है, सेकंड, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, यह भी छोड़ दीजिए। पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, तो यह भी छोड़ दीजिए अभी। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा जो है ये लाल डिब्बे के पास है, तो यहाँ पे बना देंगे एक हरा डिब्बा। रंगीन वाले वो नहीं है तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ जैसे कि कौन सा डिब्बा कौन सा है। ठीक है, तो हरा डिब्बा, ये हरा डिब्बा है, लाल डिब्बे के पास है, और नीले डिब्बे के पास लाल डिब्बा है, तो ये मतलब लाल डिब्बा बीच में है। तो हमें बताना है कि पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है, तो पीले डिब्बे के बराबर में हमें कौन सा डिब्बा है वो बताना है। ठीक है, तो हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, हरा डिब्बा जो है वो पीले डिब्बे के पास नहीं है, ये मान लीजिए पीला डिब्बा है, तो इसके पास नहीं है ये। तो पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है और पीला डिब्बा भी लाल डिब्बे के पास नहीं है, क्योंकि लाल डिब्बा जो है वो बीच में है और उसके आसपास हरा और नीला डिब्बा है। तो समझ लीजिए कि पीला डिब्बा किसके पास होगा? नीले डिब्बे के पास होगा यहाँ पर। तो कौन सा डिब्बा आ जाएगा यहाँ पे? पीला डिब्बा। तो इसका आंसर क्या है बताइए? पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? तो पीले डिब्बे के बराबर में नीला डिब्बा है, तो इसका आंसर क्या है? नीला डिब्बा। क्योंकि यहाँ पे बोला था लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास हो गया, और हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है, तो हरा डिब्बा
लाल डिब्बे के पास हो गया। तो हमें पीला डिब्बा बताना है वो किसके पास है। तो पीला ना तो लाल डिब्बे के पास हो सकता है और ना हरा डिब्बे के पास, तो वो किसके पास हो सकता है, नीला डिब्बे के पास हो सकता है पीला डिब्बा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, नीला। चैप्टर अब यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।